नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर ओ की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा ये हो जाएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉप 80 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा मध्यकालीन भारत के टॉप 80 क्वेश्चन। और चलिए देख लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? कौन राजा हो जाता है जो मोहम्मद गोरी के द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था, ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है जयचंद। जयचंद को मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। और यहाँ हम केवल क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था? यह आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन 2 का आंसर? अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है बलवन। बलवन के द्वारा गढ़ मुक्तेश्वर की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में एज इट इज उठाकर पूछ लिए जाते हैं। इनमें आपको ज़्यादा डिटेल समझने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन 3 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी रही है? इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी दिल्ली। दिल्ली इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी रही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। और ये आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और इस तरह के जो है काफ़ी क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। और इधर जो है आपकी सूची 1 हो जाती है, इधर आपकी सूची 2 हो जाती है। रणथंबोर आपका हमीरदेव से संबंधित हो जाता है। चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़ आपका राणा रतन सिंह से संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं देवगिरी की, तो देवगिरी आपका ये हो जाता है राय रामचंद्र से संबंधित। और गुजरात आपका कर्णदेव से संबंधित हो जाएगा। इस तरह से आप मैच करेंगे। ए का आपका 3 हो जाएगा और ए का 3 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, और यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना नियुक्त की थी? विशेष सेना किसके द्वारा नियुक्त की गई थी ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना नियुक्त कर रखी थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? कली खलीफा घोषित कर दिया था अपने आप को। ये कौन से सुल्तान हो जाते हैं? तो ये आपके हो जाते हैं मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना करवाई थी? ये कौन से शासक हो जाते हैं? दीवान अमीर कोही की स्थापना किसके द्वारा कराई गई है? तो ये हो जाते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान अमीर कोही की स्थापना कराई गई थी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ये आपको बताना है। रोजगार कार्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा कराई गई थी? और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है डी, यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना कराई गई थी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा कराई गई है? लोक निर्माण विभाग की स्थापना की बात हो रही है और ये हो जाता है आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लोक निर्माण विभाग की स्थापना कराई गई थी। और इस वीडियो में हमारे टॉप 80 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में एज इट इज पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई है ये आपको बताना है।
और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना कराई गई थी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अन्न के ऊपर कर को समाप्त करने के लिए कौन सा जाना जाता है? तो ये हो जाते हैं आपके सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने अन्न के ऊपर से कर को समाप्त कर दिया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। और इधर जो है ये आपका सूची को सुमेलित करने के लिए दिया गया है। इधर आपके स्मारक हो जाते हैं और इधर आपके निर्माता हो जाते हैं, किसने जो है स्मारकों को बनवाया है। और सबसे पहले बात करेंगे अटाला मस्जिद के बारे में। अटाला मस्जिद किससे संबंधित हो जाती है? तो ये संबंधित हो जाती है आपकी इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। ठीक है, इसके जो है निर्माता हो जाते हैं अटाला मस्जिद के इब्राहिम शाह सरकी। इसके बाद बात करेंगे छोटा सोना मस्जिद की। तो ये आपकी वली मोहम्मद से संबंधित हो जाती है। कदम रसूल की बात करेंगे, ये आपकी नुसरत शाह से संबंधित हो जाती है। और लास्ट हो जाती है आपकी अदीना मस्जिद, तो ये आपकी सिकंदर शाह से संबंधित हो जाती है। और इस तरह से आपका ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 दिया गया है आपका 2 ऑप्शन में। बी का आपका हो जाता है 4 और बी का 4 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे कृष्णदेव राय के दरबार में, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये 8 तेलुगु कवि हो जाते हैं कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एज इट इज आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं 14 के बारे में। परिचित विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? किस साहित्य का स्वर्णयुग था, ये आपको बताना है। और इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है तेलुगु। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था, ये आपको बताना है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर जब आया था तो देवराय सेकंड के राज्यकाल में आया था। और ये कब की बात हो जाती है? तो ये आपकी हो जाती है 1413 की बात। ठीक है, सन 1413 में अब्दुल रज्जाक आया था देवराय सेकंड के राज्यकाल में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है, ये आपको बताना है। किसने निर्माण में योगदान नहीं दिया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी बनाने के लिए। इल्तुतमिश ने भी इन्होंने इसमें काम कराया है। और एक आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी इसमें निर्माण कराया गया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण नहीं कराया गया। इन्होंने इसके निर्माण में योगदान बिल्कुल भी नहीं दिया है और यही जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। आपसे पूछा गया कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हो जाता है आपका एटा और एटा हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था और ये बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहा है क्वेश्चन। बात कर लेते हैं 18 के बारे में। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी, ये आपको बताना है। राजपूतों के समय में किस प्रथा की शुरुआत हुई थी? तो ये हो जाती है आपकी जौहर प्रथा की। और जौहर प्रथा की जो शुरुआत है ये आपकी राजपूतों के काल में हो जाती है। और जौहर प्रथा क्या होती है? जिस स्त्री का पति युद्ध में मारा जाता है, ठीक है, वो खुद को भी जो है आग के हवाले कर देती है। ठीक है, ये सीधी सी बात हमने आपको बता दिया है। वो खुद को जो है, यानी ये कह सकते हैं एक तरह से वो सती प्रथा का ही रूप था, उसको जो है जौहर कह दिया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपके युद्ध दिए गए हैं, इधर आपके वर्ष दिए गए हैं, कौन से वर्ष में कौन सा सुमेलित हो जाता है, ये आपको बताना है। चंदवाड़ के युद्ध की बात करेंगे, ये आपका 1194 से संबंधित हो जाता है। तैमूर के आक्रमण की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है 1398 में। तालीकोटा का युद्ध ये कब हो जाता है? तो तालीकोटा का युद्ध ये आपका 1565 में हो जाता है। और घाघरा का युद्ध ये आपका 1529 में हो जाता है। इस तरह से आपका ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 आपका 2 ही ऑप्शन में दिया गया है। बी का आपका 1 हो जाएगा और बी का 1 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। 19 का डी आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इधर आपके यात्री दिए गए हैं, इधर आपके देश दिए गए हैं। कौन से यात्री किस देश से आए हैं या किससे संबंधित हो जाते हैं, ये आपको बताना है। सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा गया है। इब्नु बतूता ये आपके मोरक्को के हो जाते हैं, ये सब जानते हैं।
मार्को पोलो इटली के हो जाते हैं, इसके बारे में भी सब जानते हैं। और नूनीज जो है ये आपके पुर्तगाल के हो जाते हैं, ये आपके लिए नया हो सकता है। अब्दुल रज्जाक की बात करते हैं, ये आपके तुर्की के नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी आपका सुमेलित नहीं है। अब्दुल रज्जाक तुर्की के नहीं है, तो अब्दुल रज्जाक कहाँ के हो जाते हैं, तो अब्दुल रज्जाक ये आपके हो जाते हैं हेरात के। एक वर्ड आपको मिलेगा सुनने में हेरात, और हेरात कहाँ है, तो हेरात ये आपका हो जाता है वर्तमान जो आपका अफगानिस्तान हो जाता है। ठीक है, जो आपका अभी का अफगानिस्तान है वो आपका हो जाता है हेरात, और हेरात से ही जो है आया था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित आपको करना है, कौन सी जो है कब संबंधित हो जाती है, कौन सी घटना कब घटी है, ये आपको सबसे पहले बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी का स्थानांतरण ये कहाँ किया गया था, कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की गई थी। कब, तो ये आपकी 1327 में हो जाती है। ठीक है, 1327 में दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन कर दी गई थी। अफगानपुर षड्यंत्र की बात करेंगे तो ये आपका 1325 से संबंधित हो जाता है। ठीक है, 1325 में हो जाता है आपका अफगानपुर षड्यंत्र। जलालुद्दीन की हत्या की बात करेंगे तो ये आपका 1296 में हो जाती है। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो यह आपका 1192 से संबंधित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। सबसे पहले आपका 4 नंबर आ जाता है, 4 नंबर दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद आपका 3 नंबर आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा सबसे पहले, फिर 3 नंबर आ जाएगा, और तीसरे पर आपका जो है 2 आ जाएगा, और चौथे पर आपका जो है 1। ये जो सब है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है, ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। जौनपुर नगर की बात की गई है, ये किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था जौनपुर को। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, ये भी आपको बताना है। जौनपुर नगर की स्थापना ये आपकी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और अब आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर की बात की गई है, सर्वप्रथम किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो सर्वप्रथम समाप्त किया गया था ये जैन उल आबिदीन के द्वारा। कब किया गया था, ये 1420 में समाप्त किया गया था। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, 1420 में इसको समाप्त किया गया था जैन उल आबिदीन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ये फिर से लगाया और कई बार ये लगाया गया है, और कई बार इसको जो है समाप्त किया गया है। ठीक है, एक बार जो है अकबर के द्वारा भी इसको हटाया गया था। और क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, ये आपको बताना है। द्वार समुद्र की बात की गई है, और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है होयसेल। और द्वार समुद्र जो है ये होयसेल वंश की राजधानी हो जाती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। भक्ति आंदोलन के बारे में पूछा गया है, तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है ये आपका अलवार संतों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको बताना है। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन, तो ये हो जाते हैं आपके वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका अमरमूल। अमरमूल कहा जाता है कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन के शीर्षक को। बात कर लेते हैं 29 के बारे में। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाते हैं, ये आपको बताना है। रामचरितमानस के ग्रंथ के रचयिता तो ये आपके तुलसीदास हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था, ये आपको बताना है। संगीत के विरुद्ध कौन हो जाता है,
तो ये हो जाते हैं जो आपके नक्शबंदी थे, ये आपके संगीत के विरुद्ध हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। निम्नलिखित सूफियों में किसने कृष्ण को ओलिया के रूप में माना था? कृष्ण को ओलिया के रूप में माना था, ये कौन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस के द्वारा कृष्ण को ओलिया के रूप में माना जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, ये आपको बताना है। किसके शिष्य हो जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? तो ये हो जाते हैं आपके ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ठीक है, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य हो जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता था? चिरागे दिल्ली कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये हो जाते हैं आपके नासुरुद्दीन। नासुरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन हो जाते हैं, ये आपको बताना है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक, तो ये हो जाते हैं आपके चंगताई तुर्क। चंगताई तुर्क आपके मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसके भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो ये हो जाते हैं आपके दौलत खान। दौलत खान ने अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। बात कर लेते हैं 36 के बारे में। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, ये आपको बताना है। बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, तो ये आपकी हो जाती है खानवा के युद्ध में। ठीक है, राणा सांगा के द्वारा बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई थी खानवा के युद्ध में। बात कर लेते हैं 37 के बारे में। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बाबर। बाबर के द्वारा चांदी का सिक्का चलाया गया था शाहरुख नाम का। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाता है, ये आपको बताना है। शेरशाह सूरी की बात की गई है। बात कर लेते हैं कौन सा कथन सही हो जाता है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। वह शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता हो जाते हैं। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनके जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, तो ये आपका हो जाता है गलत। ठीक है, और दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला आपका करेक्ट हो जाता है, तो पहला तो आपका करेक्ट है। और ऑप्शन में दिया गया है केवल एक आपका करेक्ट हो जाता है, दूसरा आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं 39 के बारे में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था, ये आपको बताना है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान, तो ये हो जाता है आपका कालिंजर के खिलाफ। ठीक है, कालिंजर के विरुद्ध हो जाता है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? तो ये हो जाती है आपकी 64:1। ठीक है, 64:1 हो जाती है तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए कुहना का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ये आपको बताना है। बात की गई है दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए कुहना की, और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये हो जाते हैं आपके शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। कौन कौन सी घटना कब कब हुई है, ये आपको बताना है। और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। और यहाँ हम बात करेंगे दोराहा के युद्ध के बारे में। तो दोराहा का युद्ध कब हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है 1532 ईस्वी में। ठीक है, कब हो जाता है? ये 1532 ईस्वी में हो जाता है दोराहा का युद्ध। कन्नौज के युद्ध की बात करेंगे, कन्नौज का युद्ध कब हो जाता है? कन्नौज का युद्ध ये आपका 1540 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, 1540 में हो जाता है कन्नौज। सामूगढ़ की बात करेंगे तो सामूगढ़ का युद्ध ये आपका हो जाता है 1658 ईस्वी में। इसके बाद चौसा की बात करेंगे, चौसा का युद्ध कब हो जाता है? तो चौसा का युद्ध ये आपका 1539 में हो जाता है। ठीक है, और इस हिसाब से हम मैच करेंगे कौन सा जो है घटनाक्रम के हिसाब से सही हो जाता है।
सबसे पहले 1532 में हो जाता है आपका दोराह का युद्ध। तो एक जो है ये सबसे पहले आ जाता है, और एक सबसे पहले दिया गया है केवल दो ऑप्शन में। इसके बाद आपका 1539 आ जाता है, यानी चौसा का युद्ध हो जाता है, और ये हो जाता है आपका 2 नंबर पे। चार चार आ जाता है आपका 2 नंबर पे। इसके बाद आपका आ जाता है कन्नौज का युद्ध 1540 में, तो 2 नंबर आ जाता है तीसरे पर। और सबसे लास्ट में आ जाता है आपका सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, इस हिसाब से आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन सा एक उच्च शिक्षित हो जाता है? कौन जो है उच्च शिक्षित हो जाता है, निम्नलिखित में से आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका शेरशाह। शेरशाह जो है सबसे ज्यादा शिक्षित हो जाता है निम्नलिखित दिए गए शासकों में से। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। अकबर का शासन जाना जाता है, अकबर का शासन जाना जाता है, नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्षेत्रों को जीतने के लिए। बिल्कुल, जो आपके क्षेत्र होते हैं उनको जीतने के लिए इसके शासनकाल को जाना जाता है। और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इसके लिए भी जो है अकबर के शासन को जाना जाता है। न्यायिक प्रशासन के लिए, तो न्यायिक प्रशासन के लिए भी अकबर जो है काफ़ी फेमस हो जाते हैं। और उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए तो ऐसा नहीं है, धार्मिक कट्टरता के लिए इनको नहीं जाना जाता है। और इनके जो दरबार में काफ़ी हिंदू जो है विद्वान भी इन्होंने रखे हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। तो धार्मिक कट्टरता से इनका कोई संबंध नहीं होता है। और 44 के करेक्ट आंसर आपके 1 2 3 हो जाते हैं, और 1 2 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी, यानी हकीम खान सूर। हकीम खान सूर हो जाते हैं हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना के सेनापति। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। निम्नलिखित में किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 46, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका कछवाहा परिवार। कछवाहा परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, ये कब कब हो जाते हैं ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका डी हो जाता है। और सबसे पहले आपका आ जाता है 3 नंबर, 3 आ जाएगा ये, 1 नंबर पर आपका 3 आ जाता है, और 2 नंबर पर आपका आ जाएगा 1। इसके बाद आपका 4 नंबर आ जाता है, और इसके बाद आपका आ जाता है तुकोराई युद्ध, ये सबसे बाद में आ जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है ये सुमेलित हो जाता है, और कालक्रम के अनुसार ये व्यवस्थित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या हो जाता है, ये आपको बताना है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक ये आपका रज्मनामा हो जाता है। 48 का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करेंगे 49 के बारे में। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, ये आपको बताना है। फारसी में अनुवाद किया था महाभारत का, तो ये हो जाते हैं आपके अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, कब कब घटित हो जाती हैं ये आपको बताना है। और बात कर लेते हैं सबसे पहले जजिया की समाप्ति की। तो जजिया कर की समाप्ति कब की गई थी अकबर के द्वारा, तो ये हो जाती है आपकी 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति अकबर के द्वारा कर दी जाती है। इबादत खाने का निर्माण ये कब कराया गया था, ये आपका 1575 में कराया गया था इबादत खाने का निर्माण। मजहर पर हस्ताक्षर की बात करेंगे, ये कब हो जाता है। मजहर पर हस्ताक्षर हो जाते हैं 1579 ईस्वी में। ठीक है, 1579 में हो जाते हैं मजहर पर हस्ताक्षर। और दीन इलाही की जो स्थापना है ये कब हो जाती है, तो दीन इलाही की स्थापना ये आपकी 1582 ईस्वी में हो जाती है अकबर के द्वारा। ठीक है, इस तरह से ये कालक्रम के अनुसार लग जाते हैं। और सबसे पहले आपका 1 आ जाता है, फिर 2 आ जाता है, फिर आपका 3, और फिर आपका जो है 4 आ जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 ये आपके क्रम से लगे हुए हैं। और
इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? ये आपको बताना है कौन महान विभूति नहीं है संगीत के क्षेत्र में। तो ये हो जाते हैं आपके माल गुर्जरी। माल गुर्जरी हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं थे, बाकी सब हो जाते हैं महान विभूति। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह कौन हो जाता है? ये आपको बताना है। और ये हो जाते हैं आपके फ्रांसिस्को पेलसट। फ्रांसिस्को पेलसट हो जाते हैं जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर हो जाता है? ये आपको बताना है। तो भारत से बाहर हो जाता है आपका जहांगीर का मकबरा। ठीक है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है ये आपको बताना है। तो जहांगीर का मकबरा ये आपका लाहौर में हो जाता है। ठीक है, और बाकी सब जो है ये आपके भारत के अंदर ही हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? किसका लेख मिलता है ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका जहांगीर। जहांगीर का लेख मिलता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर। बात कर लेते हैं 55 के बारे में। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया गया था? सिजदा किसके द्वारा समाप्त किया गया है? तो सिजदा को शाहजहां के द्वारा समाप्त किया गया था। बात कर लेते हैं 56 के बारे में। निम्नलिखित में कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर कौन हो जाता है? तो जिंदा पीर हो जाते हैं आपके औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा एज इट इज उठाकर पूछ लिए जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो कौन से शासक हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके जयसिंह। जयसिंह के साथ शिवाजी ने पंद्रह जयसिंह के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बात कर लेते हैं 58 के बारे में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा कराया गया है ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया है। बात कर लेते हैं 59 के बारे में। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी तो ये हो जाते हैं आपके दारा सिको। दारा सिको को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। बात कर लेते हैं 60 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपके बादशाह दिए गए हैं, इधर आपके दीवान दिए गए हैं। कौन कौन किससे संबंधित हो जाते हैं ये आपको बताना है। और बात कर लेते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर के दीवान कौन हो जाते हैं? अकबर के दीवान हो जाते हैं आपके मुजफ्फर खान। जहांगीर की बात करेंगे, जहांगीर के कौन हो जाते हैं? तो जहांगीर के हो जाते हैं आपके गियास बेग एतमादुल्ला। शाहजहां की बात की गई है, शाहजहां के दीवान कौन हो जाते हैं? तो शाहजहां के दीवान हो जाते हैं आपके सादुल्ला खान। और औरंगजेब के दीवान हो जाते हैं आपके असद खान। इस तरह से आप देख सकते हैं एक आपका 3 हो जाएगा और एक का 3 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिए गए हैं जहांगीर। या आपके बी का आपका 1 हो जाएगा और बी का 1 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, 60 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। बात कर लेते हैं 61 के बारे में। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाते हैं आपके हुमायूं। हुमायूं के द्वारा चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था। बात कर लेते हैं 62 के बारे में। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा लिखा गया था ये आपको बताना है। 62 की बात की गई है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका लेडेन और रस्किन के द्वारा। ठीक है, लेडेन और रस्किन के द्वारा बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद लिखा गया था। बात कर लेते हैं 63 के बारे में। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका महाभारत का। ठीक है, महाभारत का जो रज्मनामा ये आपका फारसी अनुवाद हो जाता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया? ये आपका बदायूनी के द्वारा लिखा गया है।
बात कर लेते हैं 64 के बारे में। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। सबसे पहले बात करेंगे जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। एक जात और सवार पद ये आपके प्रदान किए जाते थे। बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे, तो ये तो आपका गलत हो जाता है। ये आपके आनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे, इनको जो है बनाया जाता था। बात कर लेते हैं 3 के बारे में। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। मनसबदारों के 3 वर्ग थे और ये जो है कौन कौन से हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपके अमीर आ जाते थे, अमीर थे। इसके बाद आपके अमीर अल कबीर थे और अमीरों का अमीर भी इसको कहा जाता था, ठीक है। तीसरा हो जाता है अमीरों का अमीर और दूसरा था आपका अमीर अल कबीर। ये इस तरह से जो है 3 श्रेणियों में इनको बांटा गया था, ठीक है। और बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। दीवान कार्यालय द्वारा इनका वेतन दिया जाता था, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। दीवान कार्यालय के द्वारा इनका वेतन नहीं दिया जाता था, ठीक है। और 1 और 3 आपके करेक्ट हो जाते हैं। 1 और 3 और 1 और 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में। बात कर लेते हैं 65 के बारे में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार यहाँ भी जो है व्यवस्थित करना है, कौन कौन से हो जाते हैं ये आपको बताना है। कन्नौज के युद्ध की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है 1540 ईस्वी में। चौसा के युद्ध की बात करेंगे, ये आपका 1539 ईस्वी में हो जाता है चौसा का युद्ध, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हो जाता है। और बात कर लेते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। खानवा का युद्ध कब हो जाता है, तो ये आपका 1527 ईस्वी में हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको देख लेना है। सबसे पहले आपका आ जाता है खानवा का युद्ध यानी 4 नंबर, और 4 नंबर आपका दिया गया है 3 जगह पर, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है 1539 आ जाएगा यानी 2 आ जाएगा, और 4 के बाद आपका 2 दिया गया है केवल 2 ही ऑप्शन में। और इसके बाद 1 नंबर पर आपका आ जाता है, 2 नंबर पर यह आ जाता है, और 3 नंबर पर आपका आ जाता है 1, और 3 नंबर पर 1 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह से जो है आप मैच कर सकते हैं, और 65 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता है। बात कर लेते हैं 66 के बारे में। दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया था, ये आपको बताना है। तो दारा सिकों को दिल्ली में दफनाया गया था। बात कर लेते हैं 67 के बारे में। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दी गई कूट से चुनिए। कौन कौन से हो जाते हैं सही, ये आपको बताना है। और यहाँ हम बात करेंगे, सबसे पहले आपके जहांगीर आ जाते हैं, 1 नंबर पे आपके जहांगीर आ जाते हैं। और इसके बाद आपके आ जाते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद आपके आ जाते हैं अहमद शाह अब्दाली। और इसके बाद आपके बहादुर शाह जफर आ जाते हैं सबसे बाद में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे बाद में आपके बहादुर शाह जफर आ जाते हैं। और इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 3 आपका सबसे पहले आ जाता है, और 3 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। 67 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। बात कर लेते हैं 68 के बारे में। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार यहाँ व्यवस्थित करना है, कौन कौन से हो जाते हैं। कन्नौज का युद्ध ये आपका 1540 ईस्वी में हो जाता है। चंदेरी की बात करेंगे, ये कब हो जाता है, तो चंदेरी का ये आपका 1528 ईस्वी में हो जाता है। तालीकोटा की बात करेंगे, तालीकोटा का युद्ध ये आपका 1565 ईस्वी में हो जाता है। और चौसा की बात करेंगे, ये आपका 1539 ईस्वी में हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको मैच कर लेना है। सबसे पहले आपका कालक्रम के अनुसार कौन सा आ जाएगा, तो सबसे पहले आपका आ जाता है 1528, ये आपका 1 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद आपका 2 नंबर पे आ जाता है चौसा का युद्ध। 3 नंबर पे आपका कन्नौज आ जाएगा, और 4 नंबर पे आपका आ जाता है तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। इस तरह से आपको देख लेना है। और 2 आपका जो है सबसे पहले आ जाता है, और 2 आपका सबसे पहले दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद आपका 4 आ जाता है, और इसके बाद आपका आ जाता है 1, और इसके बाद आपका आ जाता है 3, ठीक है। इस तरह से जो है आपका 68 का करेक्ट आंसर बी हो जाता है। बात कर लेते हैं 69 के बारे में। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर के नीचे सही कूट की सहायता से ढूंढें कौन से जो हैं कब कब संबंधित हो जाते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है बी। पद्मिनी जो है ये सबसे पहले आ जाती है आपकी। इसके बाद आपकी जो है दुर्गावती आ जाती हैं। और इसके बाद आपकी आ जाती है 3 नंबर पे ताराबाई।
और 4 नंबर पे आपकी अहिल्याबाई आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आपको याद रखना है। 69 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। बात कर लेते हैं 70 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इधर आपकी सूची 1 हो जाती है, इधर आपकी सूची 2 हो जाती है। बात की गई है हॉकिंस के बारे में। ये कब आ जाते हैं ये आपको बताना है। हॉकिंस जो है आपके 1608 में आ जाते हैं। तो टॉमस रो ये आपके 1615 ईस्वी में आ जाते हैं। मनुची की बात की गई है, मनुची कब आ जाएंगे? मनुची आ जाएंगे आपके 1653 ईस्वी में। और रोल्फिस ये आपके 1585 से संबंधित हो जाते हैं। इस तरह से आपको देख लेना है। ए का आपका 2 हो जाएगा, बी का आपका 1 हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, तो ये आपके दिए गए हैं 2 ऑप्शन में। और सी का आपका हो जाता है 4, सी का 4 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। 70 का आपका बी करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं 71 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपकी सूची 1 है और इधर आपकी सूची 2 दी गई है। बाबर की बात करेंगे, ये किससे संबंधित हो जाते हैं? तो ये आपके जमी मस्जिद से संबंधित हो जाते हैं। हुमायूं की बात करेंगे, ये दीन पनाह से संबंधित हो जाते हैं। अकबर आपके जहांगीरी महल से संबंधित हो जाते हैं। और जहांगीर की बात करेंगे, ये किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ये आपके एतमादुल्ला के मकबरे से संबंधित हो जाते हैं। और इस तरह से जो है ए का 1 हो जाएगा और ए का 1 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 और डी का आपका 4 हो जाता है। ठीक है, 71 का जो है ये करेक्ट हो जाता है ए। बात कर लेते हैं 72 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? राजा बनाने वाले कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके हुसैन अली और अब्दुल्ला। बात कर लेते हैं 73 के बारे में। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, ये आपको बताना है। किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दी थी अकबर ने? तो ये हो जाते हैं आपके रामदास। रामदास हो जाते हैं आपके सिखों के चौथे गुरु हो जाते हैं रामदास। बात कर लेते हैं 74 के बारे में। निम्न में से किसी स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है, ये कहाँ हो जाता है? 74 की बात की गई है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका हेमकुंड। हेमकुंड में आपका प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित हो जाता है। बात कर लेते हैं 75 के बारे में। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था, ये आपको बताना है। तो मृत्यु दंड दिया गया था, एक तो अर्जुन देव को दिया गया था और एक आपके गुरु तेग बहादुर को दिया गया था मृत्यु दंड। किस किसके द्वारा दिया गया था ये भी आपको बताना है। और गुरु अर्जुन देव की बात करेंगे तो इनको जो है जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं गुरु तेग बहादुर की, तो इनको औरंगजेब के द्वारा मरवा दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोनों को जो है मृत्यु दंड दिया गया था। और ये हो जाते हैं आपके 2 और 4, और 2 और 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सी, अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। बात कर लेते हैं 77 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलन रजत मुद्रा नहीं थी? रजत मुद्रा कौन सी नहीं थी? तो ये आपकी रुका जो है, ये आपकी कोई सी भी मुद्रा नहीं थी। रुपया हो जाता है, लारी हो जाता है और एक टका भी हो जाता है, लेकिन रुका जो है ये कोई भी मुद्रा नहीं थी। बात कर लेते हैं 78 के बारे में। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। 78 की बात की गई है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 1 2 1 3 2 4। 1 3 2 4 दिए गए हैं आपके। सबसे पहले आपकी चाकन की किले पर विजय हो जाती है। इसके बाद आपकी हो जाती है 2 नंबर पर आ जाता है आपका मुगलों को से मतभेद प्रारंभ हो जाता है। और तीसरे नंबर पर आपका दिया गया है जो आपका अफजल खां का प्रकरण हो जाता है। और 4 नंबर पे आपका आ जाता है सूरत पर आक्रमण हो जाता है तथा उसको लूटना। ठीक है, 78 का आपका ये करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं 79 के बारे में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहा गया है और दूसरे को जो है कारण आर कहा गया है। और आपसे पूछा गया सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, नीचे दे कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। सबसे पहले अभिकथन की बात करते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे थे।
तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे थे। बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, कारण के बारे में। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो भारतीय राष्ट्र की संकल्पना जो है उस समय नहीं थी। ये आपका हो जाता है गलत। ठीक है। ए आपका सही हो जाता है और आर आपका गलत हो जाता है। और ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में, ए सही परंतु आर आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, ये किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये आपका 1526 में लड़ा गया था। दूसरे की बात करेंगे ये आपका 1556 में हो जाता है। और तीसरा जो है ये आपका 1761 में हो जाता है। ठीक है। इस तरह से जो है 26, 56 और 61 ये आपको याद रखने हैं। और ये हो जाता है आपका तीसरा युद्ध, तो 1761 में हो जाता है तीसरा युद्ध। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है 81। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, ये आपको बताना है। मराठा नेतृत्व की बात की गई है, ये किसके हाथों में था? तो ये हो जाता है ताराबाई के हाथों में। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में हो जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।